हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिलाइट कॉमर्स क्लासेस। बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। हमको पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और इसीलिए मैं वापस आया हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं इस चैप्टर्स को ज्यादा डिटेल में और एक बार फिर पढ़ सकूं। आज जिस चैप्टर पे हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बच्चों, आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ खास बातें बता दें। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पिछले कई साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर में से केस स्टडीज पक्का आता है। और सिर्फ केस स्टडीज ही नहीं, लॉन्ग केस स्टडीज आएंगे, बड़े केस स्टडीज आएंगे। 6 मार्क्स के आने तय हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं। और ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है। एक्चुअली ये चैप्टर जितना बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये चैप्टर लॉ से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां पे इंडियन जो लॉ है वो बहुत सारी गाइडलाइंस देता है। और बिजनेस स्टडीज में अगर कुछ चैप्टर में आप अपने मन से कुछ चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में अपने मन से आप कुछ मत लिखिएगा। सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट एकदम उस लैंग्वेज में इस्तेमाल करिएगा, लिखिएगा जिस लैंग्वेज में आपके बुक्स में बताया गया है। क्योंकि जितना बेहतर लैंग्वेज आप बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही अच्छे चांसेस होंगे आपके नंबर पाने के। तो आइए देखते हैं कि आज इस पूरे वीडियो में, इस वन शॉट चैप्टर वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए देखिए, चैप्टर में हम लोग वन बाय वन क्या कवर करने वाले हैं। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले सबसे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट। ये क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये क्यों आया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यों जरूरत पड़ी और क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिड्रेसल एजेंसीज, जो हमारे सीपीए का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हमारे पास मौजूद है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको हमने बोला है रोल ऑफ एनजीओज, नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक्चुअली में हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये लास्ट चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज का है और आपके सामने हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। बच्चों, जब अपने बुक्स को देखेंगे या फिर अपने पास्ट आप टाइम को देखेंगे, अपने घर में फैमिली मेंबर्स से पूछेंगे, तो जो हमारा पुराना मार्केट था, ये पुराना मार्केट हमारा ये प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट होने का मतलब क्या है कि हमारा मार्केट प्रोड्यूसर्स की हिसाब से चलता था। प्रोड्यूसर्स जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, मार्केट को कंट्रोल करते थे और अपने हिसाब से कंज्यूमर मार्केट को चलाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, चीजें बदली, लोगों ने ज्यादा समझा मार्केट को, तो उन्होंने ये माना कि नहीं, प्रोड्यूसर आर नॉट द किंग ऑफ मार्केट बट द कंज्यूमर आर द किंग ऑफ मार्केट। और वहां से कॉन्सेप्ट आया कि कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट आ गया तो यहां पे एक और सवाल उठता है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट पहले प्रोड्यूसर था, अब कंज्यूमर ओरिएंटेड बना है। यानी कि अभी भी ये मार्केट में चांसेस हो सकते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के राइट्स को, उनके अधिकारों को वो छीन सकता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन अधिकारों को बचाने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले 1986 में आया था, लेकिन अभी 2019 में उसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन, यानी कि चेंजेस हुए हैं। तो उनको भी हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखिए, मैंने ये शॉर्ट नोट्स लिखा है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। प्लीज इन वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में यूज करिएगा, इसीलिए मैंने सारे नोट्स यहां लिख दिए हैं। देखिए क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इट रिफर्स टू द एक्ट मतलब यहां लॉ की बात हो रही बच्चों, ठीक है। इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन। ये एडिक्वेट प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया? पर्याप्त संरक्षण या सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा। कंज्यूमर के राइट्स को हम सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये क्या है? इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, देना, क्या देना? एडिक्वेट प्रोटेक्शन। अच्छा, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो किस चीज के खिलाफ दे रहे हैं? प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्या हुई? कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, कोई गड़बड़ी हुई होगी। तो यहां पे डेफिनेशन को तोड़ के हम 2-3 चीजों में लाइंस में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला कि ये एक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है एडिक्वेट प्रोटेक्शन। किसके खिलाफ? पहला लाइन, इट प्रोवाइड एडिक्वेट एडिक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए, पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोवाइड एडिक्वेट एडिक्शन।
अगर बेहतर होगा कि कॉपी और पेन लेके बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करते चलें। अगर आप कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे या फिर कोई डाउट है तो उसको पूछेंगे, बिलीव मी आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनस्क्रप्चुलस ये होता है मतलब एकदम निर्लज तरीके से काम करना। जितने कंज्यूमर होते हैं वो तो सामान खरीदते हैं, लेकिन जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो जरा भी नहीं सोचते हैं इनके खिलाफ कुछ गलत करने में। निर्लज होके हमेशा हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान होते हैं, प्रोड्यूसर जो है निर्लज होकर के हम लोगों के साथ हमेशा गलत करता है। अब यहां देखो अनस्क्रप्चुलस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? शोषण करना। शोषण करने का मतलब क्या होता है? आपके हित की जो चीजें हैं वो ना करना, उसके अगेंस्ट में काम करना। तो यहां पे क्या कर रहा है? हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसके खिलाफ? स्क्रप्चुलस एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर मतलब जो सही नहीं है या गलत तरीके का व्यापार। गलत तरीके का व्यापार में बहुत सारी चीजें आती हैं, मिलावट आता है, कम तौलना नापना आता है, और खराब चीजें देना, क्वालिटी खराब करना, महंगा देना, सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती है। ठीक है, ये करता कौन है? देखो अब करता कौन है, हमने बोला ना पूरे डेफिनेशन को पार्ट्स में पढ़ना। ये एक्ट है एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। किसके खिलाफ? एक्सप्लॉयटेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ। ये कौन करता है? प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, ये सब देखो दुकानदार या व्यापारी लोग हैं। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सभी लोग उन कैटेगरी में आती हैं जो कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं और उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो एक लाइन की डेफिनेशन वापस से हम रिवाइज करते हैं। 3 पार्ट्स में डेफिनेशन याद करना। प्रोटेक्शन, पहला प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। दूसरा लाइन किसके खिलाफ? अगेंस्ट स्क्रप्चुलस एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय या फिर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया क्या है ये। आई होप कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डेफिनेशन अच्छे से आ गया होगा। अगर डेफिनेशन से आ गया है तो हम अगले टॉपिक्स के ऊपर बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर किए जाएं। तो अगला टॉपिक है क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, एक कुछ और बातें हम आपको बताना चाहेंगे। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है और हमने चीजों को पढ़ा है, ये हमेशा से नहीं था, ये लाया गया। और क्यों लाया गया? क्योंकि इसकी जरूरत थी, इसका नीड था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नीड एंड इंपॉर्टेंस। अच्छा, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी तक आपने नीड और इंपॉर्टेंस को पॉइंट वाइज पढ़ा है, लेकिन अब इस चैप्टर में नीड एंड इंपॉर्टेंस को पॉइंट वाइज नहीं, कैटेगरी वाइज एंड देन पॉइंट वाइज पढ़िएगा। ध्यान से सुनिए, पहले कैटेगरी एंड देन पॉइंट। कैटेगरी का मतलब इंपॉर्टेंट तो है, पर आप किसके नजरिए से देख रहे हो इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको दोनों देखना है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जितना इंपॉर्टेंट कंज्यूमर के लिए है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं दिया है तब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ लेता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको दोनों चीजें अलग अलग पता होनी चाहिए। इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें एक एक करके। सबसे पहले इसलिए कि कंज्यूमर इग्नोरेंस। ये कंज्यूमर इग्नोरेंस क्या है? देखिए, अक्सर आप देखेंगे ना तो कंज्यूमर हमेशा चीजों को नेग्लेक्ट करता है या इग्नोर करता है, या उसको जानकारी ही नहीं होती है कि मेरे खिलाफ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, उसको पता ही नहीं है, ही डोंट नो एनीथिंग, उसको नहीं पता। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कंज्यूमर इग्नोरेंस है। तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब ले आएंगे तो क्या होगा? ये कानून बन गया। अब कंज्यूमर को ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे लिए भी सरकार कुछ कर रही है। अब उसके खिलाफ कुछ गलत होगा तो वो इग्नोर नहीं करेगा, एक्ट करेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए कि हम अपने अधिकारों को समझे, जाने और उस पर एक्ट करें।
तो यहां पे कंज्यूमर इग्नोरेंस पहला पॉइंट, वो इग्नोरर है हमेशा, इसलिए उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया, नीड एंड इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अच्छा इस बात को आप समझिएगा, आप जब अपने आसपास देखेंगे तो सबने संगठन बना रखा है। व्यापारियों का अलग संगठन है, दुकानदारों का अलग संगठन है, ट्रांसपोर्टर्स का अलग संगठन है। आप ये सुन के भी बड़ा मजा आएगा कि लेडीज हाउसवाइफ भी छोटे छोटे ग्रुप्स और संगठन बनाती हैं। महिला मोर्चा, सब अपने ग्रुप बना करके काम करते हैं। अच्छा ग्रुप क्यों बनाया गया? ताकि अपनी बात को ज्यादा मजबूती से आगे रख सके। सबने संगठन बनाया है, बस कंज्यूमर ने नहीं बनाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है कंज्यूमर, हर आदमी कंज्यूमर है, पर कंज्यूमर ने ही संगठन नहीं बनाया है। तो कंज्यूमर अगर संगठन में नहीं है तो अपनी बात को आगे कैसे ले जाएगा, अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुंचाएगा, अपनी आवाज को आगे क्यों बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे एक बात हमको जाननी पड़ेगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर्स को इकट्ठा कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि उनके लिए कोई आवाज उठा सके, संगठन बन सके। एक आदमी की आवाज नहीं सुनी जाती, लेकिन ग्रुप में कोई आवाज उठती है तो जरूर सुनी जाती है। तो यहां पे आ गया अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। थर्ड, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड मतलब पूरी तरफ फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ। मैंने बताया ना सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, लेकिन पहले प्रोड्यूसर थे, अब कंज्यूमर किंग हो गया है। लेकिन उसके किंग बनने के बावजूद भी जो प्रोड्यूसर्स ने एक्सप्लॉयटेशन की है वो चारों तरफ फैला हुआ है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे जरूरी क्या था? एक्ट। तो कंज्यूमर के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हटाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। तो यहां पे ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में फिर से रिवाइज करेंगे थोड़ा फास्ट। एक्चुअली हम वीडियो में ना बहुत बार चीजों को रिवाइज करते हैं, बच्चों ने कई बार कहा है कि सर आप कई बार रिवाइज करते हैं और इसकी वजह से आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। बच्चों जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा, और दिमाग में बैठेगा तो एग्जाम्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए अपना, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे से लिख पाएं और चीजों को याद करिए, मेमोराइज करिए। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ये हो गया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। अच्छा कोई आदमी बिजनेस करता है तो क्या सोचता है कि वो 2-4 दिन बिजनेस करके भाग जाएगा, 6 महीना करके भाग जाएगा? हर बिजनेसमैन चाहता है लंबे समय तक बिजनेस करना, बाजार में बने रहना। हर बिजनेसमैन चाहता है कि बहुत पीढ़ियों तक उसका बिजनेस चले, लोग उसको जाने, उसके बिजनेस को जाने, उसका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ उस बिजनेस में। अगर वो सच में अगर बेईमानी करेगा तो क्या कस्टमर उसके पास जाएंगे? आप बताइए, क्या वो बार बार एक्सप्लॉयटेशन करेगा? आप अपने आसपास के दुकानदारों को देखिए, जो दुकानदार आपको लगता है कि बेईमानी कर रहा है उसके पास क्या आप जाना चाहेंगे? क्या कंज्यूमर जाना चाहेगा? अगर आपके आसपास ऐसा कोई दुकानदार है जो आपके साथ बेईमानी करता है, बेझिझक उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। आइए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेसमैन क्या करता है? लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को लंबे समय तक कंज्यूमर के बीच में मेंटेन करने के लिए हमेशा क्या चाहेगा? कंज्यूमर का ध्यान रखो। और कंज्यूमर का वो ध्यान कब रखेगा, कैसे रखेगा? डिटेल्ड में, जब उसको एक्ट के बारे में पता होगा। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहला लॉन्ग टर्म बिजनेस। दूसरी बात, कोई भी बिजनेसमैन बिना सोसाइटी के रिसोर्सेस का इस्तेमाल किए बगैर बिजनेस नहीं कर सकता। सोसाइटी से वो इंप्लॉइज लेगा, सोसाइटी से वो रिसोर्सेज लेगा, सोसाइटी से ही कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्सेज है जिससे वो बिजनेस कर रहा है वो सोसाइटी से तो ले रहा है। जिससे वो रिसोर्स ले रहा है उसके खिलाफ गलत करेगा तो कब तक जिंदा रहेगा? मार्केट में लंबे समय तक वो नहीं रह पाएगा। तो याद रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है और वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो इसका राइट है कि ये सोसाइटी में चीजें जो यूज कर रहा है उनको फेयर डीलिंग दे, उनके साथ बेहतर काम करे। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा आपको बता दूं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टॉपिक है ये आपके क्लास 11th में भी था। क्लास 11th में एक चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, कम्युनिटी है, सप्लायर्स है, कंज्यूमर है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है। इन सब के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
तो उसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर भी था। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बिजनेसमैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंज्यूमर का ध्यान रखे। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। समाज के अलग अलग वर्गों में एक वर्ग हमारा कंज्यूमर भी है, अलग अलग कैटेगरीज है, एक कैटेगरी कंज्यूमर भी है, और उसका ध्यान रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बिजनेसमैन जब भी कोई काम करेगा सोसाइटी के लिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको गाइड करेगा कि आप किस तरह से काम करोगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब आपके मन में भी तो है कि आप क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आपका आत्मा, अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या वो जस्टिफाई कर रही है आप गलत करेंगे तो? आप जब सामान चोरी करेंगे ना, बेईमानी करेंगे ना, तो आपकी अंतरात्मा नहीं आवाज करेगी इसके लिए। एग्जाम के लिए अभी आप नहीं पढ़िए ना, साल भर मस्ती करिए ना, रात में सोते समय आपको डर लगेगा मन में, अंतरात्मा आवाज नहीं दे रही है, कैसे पढ़ाई करें? साल भर पढ़े नहीं, सर को ब्लेम कर दे, साल भर पढ़े नहीं, टीचर को ब्लेम कर दे, स्कूल को ब्लेम कर दे, लेकिन अंतर आत्मा एक बार जरूर कहेगी जिम्मेदार आप भी हो, नहीं पढ़े हो। तो मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सब चीजें छोड़ दो, लेकिन अगर बार बार बेईमानी करोगी ना तो सरकार छापा मार देगी। होली, दिवाली, फेस्टिवल्स, हर मिठाई की दुकान पे देखेंगे छापा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो मिलावट कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अगर किसी दुकान पे बार बार सरकार छापा मारे तो उस दुकानदार की छवि कैसी बन जाएगी? निगेटिव, खराब। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक क्लीन चिट मिल जाए तो उसकी छवि अच्छी बन जाएगी। बार बार गवर्नमेंट अगर दखलंदाजी आपके काम में करेगी तो आप गड़बड़ हो जाओगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है कि अपने आप को सही रखो, सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी और आपका बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई डाउट है कमेंट्स में लिखिए, बाद में हम पक्का इसका आंसर देंगे, वादा करते हैं। और हाँ, यहां तक अगर टॉपिक समझ में आया तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे हम लोग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तीनों से रिलेटेड वीडियोस बोर्ड्स के लिए लाने वाले हैं और आपके बोर्ड्स के लिए काफी अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं हमारे इस छोटे से प्रयास से आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, कंज्यूमर राइट्स। राइट्स का मतलब अधिकार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, उस एक्ट ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं आपको। कौन कौन से अधिकार दिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन 6 कैटेगरी में बांटा गया। केस स्टडी इसमें से पक्का आएगा, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि कौन कौन से राइट्स हैं, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले राइट टू बी सेफ्टी। ये सेफ्टी का मतलब यहां पे आपके बुक में वर्ड यूज है हैजार्डस गुड्स। हैजार्डस मतलब डेंजरस गुड्स। अगर आपको कोई ऐसा सामान न मिले जिससे आपको लाइफ के ऊपर खतरा हो, हमने आपको कुकर दे दिया मान लीजिए, ठीक है, और आपको लगता है कि ये कुकर ऐसा है जो 2-4 दिन बाद खाना बनाने के बाद फट जाएगा। अब कुकर फट जाएगा तो जानते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जान माल को। तो ऐसे और भी चीजें होती हैं, दवाइयां होती हैं, रिएक्ट करके आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये क्या है? आपका अधिकार है। आपका अधिकार है कि आप ऐसे सामान न लें या फिर ऐसे सामान के बारे में पूरी तरह जानकारी रखें, और जो भी चीजें हैजार्डस हैं, डेंजरस टू योर लाइफ है, उससे अपने आप को सेफ करें। सेफ करें यानी राइट टू सेफ। हैजार्डस, डेंजरस वर्ड्स यहां यूज किया गया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा केस स्टडीज में। दूसरा अधिकार क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या हो गया? आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितना है, कैसा है। देखिए, एजुकेटेड में और इन्फॉर्म्ड में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट टू बी गेट एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड के बारे में हम डिटेल में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन्फॉर्म्ड का मतलब हो गया आपको उसके इंग्रेडिएंट्स किस चीजों से मिलके बना है, उसका डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका वेट, उसका प्राइस, सबके बारे में इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार आपको है। इसीलिए देखते हैं कि आज जो भी पैकेट होता है उसके पीछे लिखा होता है
इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना ये सामान है, ये इंग्रेडिएंट्स है, इतना सॉल्ट है, इतना उसके अंदर खाने पीने की चीजें मिली है, इतना ईडेबल्स है, सब कुछ लिखा होता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि आप अपना जो भी गुड्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें। अच्छा, एक आपको छोटा सा, हम समय तो कम है लेकिन एक छोटी सी चीजें आपको बता देना चाहता हूं। डेयरी मिल्क बहुत तेज लोग खाते हैं, मैं किसी प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप डेयरी मिल्क चॉकलेट कहा जाता है, लेकिन जब आप उसको पलट के कभी इंग्रेडिएंट्स ढंग से पढ़ेंगे ना तो उसमें चॉकलेट की मात्रा आप देख लीजिएगा कितनी कम है। एक्चुअली में वो शुगर है और वो शुगर आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। कोई कंपनी डायरेक्टली नहीं कहेगी, लेकिन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है तो पैकेट के पीछे लिख देती है। अगर आप समझदार हैं तो ढंग से पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, राइट टू चूज। राइट टू चूज, चुनाव करने का अधिकार। चुनाव करने का अधिकार, इससे हम क्या समझते हैं? अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, दुकान पे आप सामान लेने जाइए ना तो दुकानदार आपके ऊपर फोर्स करने लगता है, अरे ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये अच्छा है, वो फोर्स करने लगता है। ये गलत है। वो केवल आपको बता सकता है कि आपके पास ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। अलग अलग सामान को अलग अलग कैटेगरीज में बताएगा, उसकी पॉजिटिव बताएगा, निगेटिव बताएगा, उसका डिजाइन बताएगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा। चुनना आपको है, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। बता सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फोर्स नहीं कर सकता। नो वन कैन फोर्स यू, यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट बाय योरसेल्फ। आपको खुद चुनना है, कोई दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता। राइट टू चूज। ये देखिए, अब यहां पे चीजें कंप्लेन वाली आ रही हैं, ध्यान देखिएगा। राइट टू बी हर्ड। हर्ड का मतलब सुनना, सुनना। अच्छा, एक बात बताएं, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है तो प्लीज अगर कोई मिस्टेक होगी मात्राओं में तो समझ लीजिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गलत काम हुआ है तो ये आपका अधिकार है कि आपकी बात को सुना जाए। आप डायरेक्ट अपनी बातों को सुना सकते हैं, दुकानदार नहीं सुनेगा, मैन्युफैक्चरर नहीं सुनेगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट सुनेगा, सरकार सुनेगी। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं तो आप एनजीओ का सहारा लीजिए, आप वकील का सहारा लीजिए, आप खुद जाइए, बोलिए। आप खुद के माध्यम से भी सुना सकते हैं अपनी बातों को, या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी सुना सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी बातों को सुनना जाएगा, सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है राइट टू बी हर्ड। तो याद रखिएगा, राइट टू बी हर्ड मतलब आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात सुना सकते हैं। तो राइट टू बी हर्ड। अच्छा, सुना देंगे तो हो जाएगा क्या? सुनाने के बाद उसका उपचार भी तो चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है तो जो भी गलत हुआ उसके बदले में सही चीजें आपको मिलनी चाहिए कि नहीं? उसका उपचार, उसका सही तरीका, उसका रेमेडी आपको मिलना चाहिए। तो यहां क्या हुआ? नेक्स्ट आ गया राइट टू सीक रिड्रेसल। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सीक मतलब ढूंढना, तलाश करना, रिड्रेसल का मतलब हो गया आपके इस खिलाफ जो गलत हुआ उसका उपचार, उसका उपाय। तो ये आपका अधिकार है। आपके साथ गलत हुआ तो चुपचाप बैठेंगे नहीं, ये आपका अधिकार है। जाइए अपना उपचार ढूंढिए, गो एंड सर्च। अपना जो भी आपके साथ गलत हुआ है, आप जाइए, कोर्ट में जाइए, फोरम में जाइए, नेशनल कमीशन में जाइए, स्टेट कमीशन में जाइए। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए, आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू बी गेट एजुकेटेड। एनजीओ बड़ा काम करता है इस पे। एजुकेटेड का मतलब मार्केट में क्या नया आ रहा है, क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है, क्या चीजें बदली हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और यहां पे खत्म होता है ये टॉपिक। राइट टू बी गेट एजुकेटेड, याद रखिएगा, एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड अलग है। इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया यहाँ वेट, साइज, प्राइस की बात, और एजुकेटेड का मतलब मार्केट में क्या बदलाव हुए, क्या नया आया, क्या टेक्नोलॉजी आई। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कोई चीज प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में सीखे। उसको चलाने का तरीका, उसका मेथड, वो इन्फॉर्म में जाएगा। इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आपने वॉशिंग मशीन लाया, आपको चलाने नहीं आ रहा है, इन्फॉर्म्ड। वॉशिंग मशीन में क्या नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, क्या बदलाव हुए, एजुकेटेड। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया। पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं केस स्टडी में फंसेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, याद रखिएगा, आप अधिकार तो सरकार ने बहुत दे दिया, आपको अधिकार बहुत मिल गया, अधिकार लेकर के राजा हो गए। आपकी भी तो जिम्मेदारी होगी कुछ। आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने सिर्फ आपके अधिकार नहीं बताए हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी बताई हैं।
आपको अधिकार तो दे दिया मैंने, लेकिन अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी तो आएगी। तो कंज्यूमर की जिम्मेदारियां क्या क्या है, आइए एक करके समझते हैं। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश मेमो। सामान खरीदा और बिल नहीं लिया। अच्छा, लोग दुकानदार कच्चा बिल थमा देते हैं। कोर्ट में कच्चा बिल उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता जितना जल्दी पक्का बिल एक्सेप्ट होता है। जब भी सामान लीजिए पक्का बिल जरूर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल नहीं लेंगे तो आपको कस्टमर है, आप कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को? बिल ही वो चीज है जो सबसे पहला है, जो आपके पक्ष में केस को मजबूत करता है। याद रखिएगा, सबसे पहले बिना कैश मेमो के तो सामान लेना ही नहीं चाहिए। इंसिस्ट फॉर द कैश मेमो। दूसरी जिम्मेदारी, कंप्लेन फॉर द जेन्युइन ग्रीवांसेस। जेन्युइन ग्रीवांसेस, जेन्युइन मतलब सही, ग्रीवांसेस का मतलब दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट। कुछ लोगों की आदत है कंप्लेन करने की। अरे सर एब्सेंट हो गए तो क्या करें, अरे सर हम नहीं कर पाए, यहां बैठे थे वहां बैठे थे, घूमने चले गए। उसके बाद क्या कहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पा रही। आदत है रोने की। सही चीज के लिए कंप्लेन करो ना, उल्टी सीधे चीजों के लिए क्यों कंप्लेन करते हो? आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, आपको केस स्टडीज में प्रॉब्लम हो रही है, यस जेन्युइन है, हम बताएंगे। सर नींद नहीं खुला इसलिए पढ़े नहीं, अरे ये कैसा कंप्लेन है भैया? उसी तरह दुकानदार अगर है, आपको सामान बेच रहा है, तो आप बेफालतू की किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करेंगे नहीं, उसी चीज के लिए कंप्लेन करिए जो सही है। आपने दुकान से सामान खरीदा, अपने घर लेके गए, 5 दिन बाद बच्चे ने खेलते हुए बॉल मार दी, सामान टूट गया, तो दुकानदार से जाके बोल रहे हैं कि सामान टूटा हुआ था, खेल रहा था बच्चा, टूट गया। अरे आप ध्यान दीजिए उसका, उल्टी सीधी किसी चीज के लिए कंप्लेन मत करिए, जेन्युइन चीजों के लिए कंप्लेन करिए। केस स्टडी आएगा इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट या फॉल्स एडवर्टीजमेंट भी आप कह सकते हैं। अच्छा, दुकानदार का तो काम है सामान बेचना, वो उल्टी सीधी काम प्रचार बनाएगा, ऐसा प्रचार बनाएगा ना कि एक्साइटमेंट आ जाए। आज कुछ तूफानी करते हैं, छत से कूद जाते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिया, टूटाता हुआ पहाड़ के बीच में मोटरसाइकिल लेके घुस गए। कोल्ड ड्रिंक पी करके आप भी घुस जाइए, पागलपन है ये। फेयरनेस क्रीम का प्रचार दे रहे हैं, मतलब ऐसे पोत लिया फेयरनेस क्रीम, 4 घंटे में पाए खूबसूरत गोरापन। मतलब ऐसा ऐड देते हैं कि काली भैंस को लगा के सफेद गाय बना दे हम, ऐसा एडवर्टाइजमेंट। और उसको देख करके हम लोग तो बहुत खुश कि ये टीवी में ऐसे बोला, हम ऐसे करेंगे। खासकर छोटे बच्चे, उसको देख के कैरीड अवे नहीं हो जाना है। प्रचार को देखा, कुछ भी ऐड में आ रहा है, हमने देख लिया और हमने मान लिया यही सही है। अपनी अकल लगाइए, वो ऐड कर रहा है, उसको बेचना है सामान। आप तो जानिए कि सही क्या है गलत क्या है, उसको देख के विचलित मत हो जाइए, उसके साथ बह मत जाइए। डू नॉट गेट कैरीड, ये आपका दायित्व है। अब बाद में ऊपर वाला केस जाके कंप्लेन करेंगे कि हम मोटरसाइकिल लेके तूफानी करने निकले थे, तो क्या ये जेन्युइन है? जेन्युइन नहीं है। डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, यूज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। हम गए दुकान पे, तो वहां से चिप्स खरीदा, तो चिप्स वाले ने छत पे चिप्स सूखने के लिए रख दिया था, उसको बंदर भी आके खा रहा है, चिड़िया भी आके खा रही है। घर में पड़ा हुआ खराब तेल उसी में बनाया, पकाया, लाके सामने रख दिया। हम खा के बोल रहे हैं बड़ा टेस्टी है, बाद में डॉक्टर का बिल आ गया इतना बड़ा। तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे और खराब प्रोडक्ट के बीच में आप अंतर समझिए। आप अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करिए, खराब क्वालिटी का सामान यूज करेंगे बाद में कंप्लेन करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज करिए। अब ये यूज कैसे करेंगे सर? हमको पता कैसे चलेगा कि बंदर खाया है कि चिड़िया खाई है? याद रखिए, भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे मार्क्स बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी मोहर बनाई है, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स बनाए हैं जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर हो तो उस पर ISI मार्क होता है। सोने का अगर सामान हो, सोने के अगर चीजें ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हॉलमार्क से जज की जाती है। सर्दियों में वुलन कपड़े होते हैं, वुल मार्क्स से होता है। देखिए चीजें मैंने लिखी हुई है।
खाने पीने के सामान है तो एफपीओ होता है, फूड प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सामान है, जैसे अचार है, मसाले हैं, उस पर एग मार्क होता है। ये एग मार्क, आईएसआई मार्क, हॉल मार्क, वुल मार्क्स, एफपीओ मार्क्स, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताती हैं। तो ये आपका ये जिम्मेदारी है, दायित्व है कि आप ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट, मैंने यहां पे 4 लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं अपनी तरफ से भी आप 1-1, 2-2 ऐसे स्टैंडर्ड मार्क्स कमेंट में जरूर लिखें। हम देखना चाहते हैं कौन सा मार्क्स किस स्टैंडर्ड के लिए किसको किसको याद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मजा आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। आपको लगता है इस वीडियो से आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस की हेल्प हो रही है तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं इस बार, भला होगा उनका भी और मेरा भी। नेक्स्ट, मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। अच्छा, ये मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स का मतलब क्या हुआ? सरकार ने आपको ढेर सारे अधिकार दे दिए हैं, सरकार ने आपको ढेर सारे अधिकार दे दिए हैं। वो अधिकार लेकर के आप अगर बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। उन अधिकारों के ऊपर काम करना शुरू करिए। हमने बोल दिया कि आपके साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाइए, आवाज उठाइए ना। एक्सरसाइज मतलब उसको आप काम में लाइए। आपको राइट्स तो मिले हैं, उन राइट्स के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो किस काम की ये राइट्स? ये आपका दायित्व है कि मैंने आपको अधिकार दे दिया, आप इस अधिकारों का इस्तेमाल आप करिए। ये आपका ये अधिकार है, ये दायित्व है कि आपको जो अधिकार दिया गया, ये आपका दायित्व है कि आपका ये जो अधिकार दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करिए, एक्सरसाइज करिए। हमने बोल दिया कि आपका ये अधिकार है कि आपकी बात को सुनना चाहिए, तो जाके कहोगे तब ना कोई सुनेगा। आपके राइट्स देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने यहां बताया था ना, ये रहा राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हर्ड, ये सब राइट्स तो मैंने दे दिया। चुनने का अधिकार है, आप चुन ही नहीं रहे हैं। सुनने का अधिकार, सुनाने का अधिकार आप कर ही नहीं रहे हैं। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सेफ्टी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। किस फायदे में? सब बेकार है। आपका यह अधिकार है कि आपको जो राइट्स मिले उनको एक्सरसाइज करिए, उनको इस्तेमाल में लाइए। तो नेक्स्ट इज क्लियर हो गया। आई थिंक हम लोग किस पॉइंट्स पे थे? ओके, ये रहा पॉइंट। और लास्ट क्वेश्चन मतलब सावधान, सावधान रहिए, अवेयर रहिए, जानकार रहिए, जागरूक रहिए। इसीलिए बहुत पहले टीवी पे ऐड निकला था, जागो ग्राहक जागो। आप चाहें तो इस ऐड को देख सकते हैं, लगभग 12 मिनट का है। उसमें कई सारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया गया है। बस याद रखिएगा, वो बहुत पुराना ऐड है, तो उससे आपको जानकारी तो मिल जाएगी, बट वो राइट्स उस जमाने के हिसाब से थे। आप उससे थोड़ा बहुत सीख के नए जमाने के राइट्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, आप समझदार रहिए, जानकार रहिए। किन चीजों के बारे में जानकारी? रेट, प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो आई थिंक हम लोगों ने कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को पढ़ लिया, हमने इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और हाँ, एक चीज और, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट जरूर करिए ताकि आपको आगे इस पे प्रॉब्लम ना हो और याद कर सके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। 1 मिनट, पसंद पानी पी के आ रहा है। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और यहां से टॉपिक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। आप ये समझ लीजिए कि सेकंड पार्ट हो गया इस टॉपिक का। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है। अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए क्या क्या उपचार मौजूद हैं, क्या क्या रेमेडीज मौजूद है, क्या क्या चीजें उसको मिल सकती हैं कंपनसेशन के तौर पे, या फिर क्या क्या चीजें उसके साथ जो गलत हुआ उसके बदले में उसको पाने का अधिकार है, या क्या क्या उसके जो कोर्ट है उसके फेवर में क्या क्या फैसले दे सकती है। तो पहली बात, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले अगर कोई सामान है, उस सामान में डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को हटाने का आदेश मिल सकता है। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, जैसे मोबाइल फोन सामने खरीदा, कैमरा नहीं काम कर रहा, माइक आपने खरीदा, माइक अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ चीजें फंस रही हैं, तो उसको आप डिफेक्टेड एरिया जो है उसको हटाइए। पूरा प्रोडक्ट नहीं, डिफेक्टेड एरिया। पहला, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। दूसरा, अगर सच में वो पूरा प्रोडक्ट ही सही करने लायक नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसके बदले में दूसरा मिलेगा। इसके लिए एक वर्ड यूज है, गारंटी और वारंटी। वारंटी में याद रखिएगा, वारंटी में चीजें बनाई जाती हैं और गारंटी में बदली जाती हैं।
तो ये आप जब बीकॉम में जाएंगे तो आप जब बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डीप में दिया गया है, गारंटी और वारंटी के बारे में। तो आते हैं, देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, आपके डिफेक्ट को रिमूव किया जाएगा, यानी उसके अंदर जो भी कमी है। दूसरा, अगर वो कमी दूर करने लायक नहीं तो सामान ही बदल दिया जाएगा। मान लीजिए वो सामान भी नहीं बदला जा सकता है तो उसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा, रिफंड ऑफ पैसा, आपका जो भी पैसा लगा है वो पैसा आपको वापस किया जाएगा। तो याद रखिएगा, सामान की डिफेक्ट को हटाना जाना पहला, सामान को बदल देना दूसरा, सामान के बदले में पैसा दे देना तीसरा, चौथा कंपनसेशन, आपके साथ जो भी नुकसान हुआ है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट की वजह से आपको नुकसान हुआ हो। फॉर एग्जांपल, किसी डॉक्टर की लापरवाही से ऑपरेशन गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से हमारा हाथ खराब हो जाए, पैर खराब हो जाए या कोई अंग खराब हो जाए, तो उसके बदले में आपको हर्जाना मिलेगा। ये वर्ड यूज होता है हर्जाना, हिंदी में क्षतिपूर्ति। आपका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक में आपका सामान का पैसा वापस होगा, एक उस सामान की वजह से आपका पैसा वापस हुआ, दूसरा उस सामान की वजह से जो आपको नुकसान हुआ है उस नुकसान के बदले में आपको हर्जाना मिलेगा। एंड द लास्ट, रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी एंड सर्विसेज। देखिए डिफेक्ट और डिफिशियंसी में क्या डिफरेंस है? गुड्स में डिफेक्ट होता है, सर्विसेज में डिफिशियंसी होती है। आप सर्विस लेने गए, उसमें कुछ कमी हो जाए तो डिफिशियंसी इन सर्विसेज। आप कोई सामान लेने गए, सामान में खराबी हो गई, डिफेक्ट इन गुड्स। आप होटल में गए, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिफिशियंसी। रूम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिफिशियंसी। ये सर्विसेज में। सामान खरीदे, सामान में कोई गड़बड़ी हो गई तो डिफेक्ट। डिफेक्ट और डिफिशियंसी का मतलब समझ में आ गया, क्या क्या उपचार मिलेगा ये समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिड्रेसल एजेंसीज। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हर साल इसमें से क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम्स में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और इसी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था और 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। प्लीज बच्चों डिटेल में जाके पढ़िएगा, हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स आपको बता पाएं जितना आपके सिलेबस में। सबसे पहले हमारे पास 3 रिड्रेसल एजेंसीज मौजूद हैं। इसको 3 टियर जुडिशियरी मैकेनिज्म भी कहा जाता है। सुनिएगा, 3 टियर जुडिशियरी मैकेनिज्म, 3 टियर एजेंसीज, 3 टियर रेसिडेंशियल एजेंसीज या 3 टियर जजमेंट एजेंसीज, कुछ भी नाम हो सकता है। 3 दी गई हैं भारत सरकार के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, इस बार गलती मत करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये सारे नोट्स हैं। पहला, जो सबसे पहले स्तर पे हमारे पास रिड्रेसल एजेंसी मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। वर्ड याद रखिएगा, फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये क्या होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम? डिस्ट्रिक्ट फोरम जिला स्तर पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जिला स्तर पे यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है न्यायालय के पास, या न्यायालय का हिस्सा आप कह सकते हैं इसको। इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कंप्लेन करने गए कि आपके साथ गलत हुआ है, तो वहां पे कौन कौन मौजूद होगा? वहां जजेस होंगे, पैनल होगा, वकील होंगे। अब ये किससे मिलके बना है? इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स। याद रखिएगा, ये 3 मेंबर मिलके जजमेंट देती है, एक आदमी नहीं देता है, तीनों मिलके डिस्कस करते हैं। इन 3 में एक प्रेसिडेंट होता है। देखिए वर्ड मैंने यूज नहीं किया है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। 3 में एक प्रेसिडेंट होगा और एक लेडीज होगी। याद रखिएगा, वो लेडीज भी प्रेसिडेंट हो सकती है। 3 होंगे, इसमें से एक प्रेसिडेंट होगा और एक लेडीज होगी। वो लेडीज भी प्रेसिडेंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 3 मेंबर रहेंगे, एक लेडीज होगी, एक प्रेसिडेंट होगा, एक अदर मेंबर होगा। 3 मेंबर होंगे। ये तीनों मेंबर होगा कौन और कौन अपॉइंट करेगा? इन तीनों मेंबर्स को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और ये होते कौन है? ये या तो रिटायर्ड या तो वर्किंग जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जिला जज होते हैं जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं। ये एक्टिंग भी हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, जो मिलके आपस में फैसला करते हैं। तो मस्ट बी वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें कंपनसेशन कितना होता है? बच्चों पुरानी बुक्स में 20 लाख तक लिखा है, लेकिन नए अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली 2019 के अकॉर्डिंगली, गलती मत करिएगा, इसमें हम लोग किस अमाउंट तक कंप्लेन कर सकते हैं? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक के केस को हम यहां क्लेम कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा,
पुराने में दूसरा था, यहाँ पे 1 करोड़ है। अच्छा, केस कर दिया तो जरूरी है फैसला आपके अगेंस्ट में आए या आपके फेवर में आए? जरूरी नहीं है, फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट में भी आ सकता है। अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है, यानी वो पार्टी जिसके खिलाफ फैसला हुआ है, वर्डिक्ट जिसके खिलाफ आया है, वो अब क्या करेगी? अगर वो चाहेगी कि नहीं मुझे और केस लड़ना है, तो ऐसी कंडीशन में इफ नॉट सेटिस्फाइड, उस समय जो एग्रीव्ड पार्टी है, दोनों हो सकते हैं, दुकानदार भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, जिसको लगता है कि उसके खिलाफ फैसला हुआ है और वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा अगले स्टेज पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से जाएगा स्टेट कमीशन में। अब कितने दिन? ऐसा थोड़ी है कि आज फैसला हो गया तो 5 साल बाद जाएंगे, नहीं, विद इन 30 डेज, 30 दिन के। अच्छा, कुछ बुक्स में 45 दिन लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा आप कहां जाएंगे? स्टेट कमीशन में। कितने दिन में? 30 डेज में। 30 डेज में आप इस जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कहां? स्टेट कमीशन में। तो आई थिंक ये रहा मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्या क्या खास बातें हैं याद रखिएगा, 3 मेंबर, 1 लेडीज, अपॉइंटमेंट इनका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी, एंड इनकी जो पोस्ट होती है वो कौन होता है? या तो रिटायर्ड जज होगा या वर्किंग जज होगा। कंप्लेन 1 करोड़ रुपए तक। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जाके स्टेट में इसको वापस से रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो हम जाते हैं स्टेट कमीशन के ऊपर। स्टेट कमीशन ये कितने मेंबर्स के होते हैं? ये भी 3 मेंबर्स के होते हैं, 1 प्रेसिडेंट 1 लेडीज। फिर सेम कंडीशन, 3 मेंबर्स, 1 प्रेसिडेंट 1 लेडीज, लेडीज भी प्रेसिडेंट हो सकती है। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बट इसमें जो अपॉइंटमेंट होती है लोगों की, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड या वर्किंग जज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के। इससे पहले क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज होते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट, इसमें कहां तक हम कंप्लेन कर सकते हैं? 1 करोड़ तक का कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का क्लेम या कंप्लेन हम करते हैं स्टेट कमीशन में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, गलती मत करिएगा। 1 शॉर्ट वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड क्लियर हो जाएगा। बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसमें कंप्लेन कहां से कहां तक होगा? 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। लेकिन फिर वही आंसर, वही क्वेश्चन कि अगर फैसला हमारे खिलाफ गया और हम सेटिस्फाइड नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, विद इन 30 डेज, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, विद इन 30 डेज आप जाएंगे नेशनल कमीशन में। और सिर्फ 30 डेज में, और 50% ऑफ द फाइन, जो भी आपके खिलाफ केस हुआ है, आपके ऊपर जुर्माना लगा है, उसका 50% जमा करिए और आप नेशनल कमीशन में चाहिए। अच्छा, ये 50% जुर्माना आप क्यों भरेंगे? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा, आपको भरोसा बहुत ज्यादा अपने ऊपर, तभी तो आप नेशनल कमीशन में गए हैं। अगर वहां पे आपने केस जीत लिया तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। ये आपके बुक में नहीं लिखा है, लेकिन हम बता रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि 50% हम फाइन जमा कर देंगे सर, तो फिर फायदा क्या? सारा तो मेरा पैसा चला ही गया। यहां पे बच्चों ये बातें बताई जाती हैं कि अगर आप आगे केस जीत गए तो आपको केस का पैसा भी मिलेगा, प्लस ये जो पैसा आपने जमा किया है वो भी आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्टेट कमीशन क्लियर हो गया आई थिंक। स्टेट कमीशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे नेशनल कमीशन की तरफ। धीरे धीरे हम चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। थोड़ी देर का और है, बस एक टॉपिक और है, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन, इसमें 5 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले दोनों जो हमने वो जुडिशरी सिस्टम पढ़ा है, दोनों में 3-3 मेंबर थे। आप पुराने बुक्स देखेंगे तो उसमें 4 मेंबर लिखा हुआ है नेशनल कमीशन में, लेकिन अभी लेटेस्ट नई बुक्स में कितने मेंबर्स हो गए हैं? 5 मेंबर। और इसमें भी लेडीज का होना मस्ट है, एक वुमेन जरूर होगी। और इसमें कौन मेंबर्स होगा? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंबर को, और इसके जो मेंबर्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक्टिंग या फिर रिटायर्ड। एक चीज और आपको बता दें हम, ये आप जब लेवल देखेंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का जो भी अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और सुप्रीम कोर्ट का वो जज इस पे मेंबर होता है। इसमें कितना अमाउंट होगा क्वेश्चन आता है, यही सब इंपॉर्टेंट है। अमाउंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़,
स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ के आगे यानी 10 करोड़ से ज्यादा का अगर क्लेम है तो आप कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में अगर अच्छा यहां पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तब आप क्या करेंगे? यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तब क्या करेंगे? उस समय आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, प्लीज बात को याद रखिएगा, नेशनल कमीशन सुप्रीम कोर्ट अलग है, ये नेशनल लेवल का है। लेकिन यहां पे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं विदिन 30 डेज एंड 50% ऑफ फाइन के साथ। अच्छा यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में, तब भैया हाथ जोड़ते हैं, अब अपना केस वापस ले लो। जब तुम इस डिस्ट्रिक्ट पे नहीं सेटिस्फाइड हुए, स्टेट पे नहीं हुए, नेशनल में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए, तुमको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, भगवान सेटिस्फाई करेंगे। अब आप शांत हो जाइए, ठीक है? तो ये आपका लास्ट है, यहां तक, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब इतनी सारी चीजें करने के लिए क्या हर समय कस्टमर रेडी होता है? इतनी चीजों को जानता है? नहीं कर सकता, या कुछ कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसी एनजीओज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो ये सारे काम करते हैं कस्टमर के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। तो वहां पे क्वेश्चन आता है, ऐसे बहुत सारे आपके लिए एक काम है, नीचे कमेंट बॉक्स कम से कम 3-4 ऐसी एजेंसीज का नाम बताइए जो गवर्नमेंट ने या फिर खुद से अपने आप को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कंज्यूमर्स के लिए। तो आप उनका नाम बताइए ताकि आप लोगों को ये थोड़ी रिसर्च भी हो जाए। आइए हम देखते हैं कि एनजीओ काम क्या करती हैं। और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रोल ऑफ एनजीओस। शॉर्ट में कोशिश करेंगे कि हो जाए। सबसे पहले एजुकेटिंग जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को बाजार में नई नई चीजें जो हो रही हैं उसके बारे में शिक्षा देना, ज्ञान देना एनजीओ का काम है। कैसे देते हैं? समय समय पे वो लोग एक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, बुक्स निकालते हैं, जर्नल्स निकालते हैं, पीरियोडिक्स निकालते हैं, हर साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं हर मंथ में निकलती हैं, जर्नल्स वीकली निकलती हैं, फोरनाइट्स निकलती हैं, 15-15 दिन पे निकलती हैं। ये जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, ये एनजीओस निकालती हैं ताकि कस्टमर लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को जान पाए, समझ पाए क्या बदलाव हुआ। अगर कोई ऐसी चीजें हैं, कोई प्रोडक्ट है जिसको टेस्टिंग की जरूरत है तो उसकी टेस्टिंग का काम भी ये लोग करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, फूड आइटम होते हैं, उनकी टेस्टिंग भी होती है। अच्छा टेस्टिंग से याद आया, कुछ साल पहले भारत में नूडल्स के ऊपर काफी बड़ा केस चला था। वो नेस्ले कंपनी की एक नूडल्स थी और बहुत सालों तक उसके ऊपर केस चला, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा शेयर प्राइस भी गिर गया था। बाद में कंपनी बहुत सारे टेस्ट को क्रॉस करती है, बहुत सारे एग्जामिनेशन को पार करती है, फिर अपने आप को प्रूव करती है कि हाँ हम लोग सही हैं, वी आर नॉट बैड आफ्टर दिस टेस्टिंग। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी प्रोडक्ट है वो, उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके नाम बताइए कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो नूडल्स का नाम क्या था। नेक्स्ट, इंकरेजिंग कस्टमर। अच्छा कई बार कस्टमर सोचते हैं क्या जाए कंप्लेन करने, उत्साह नहीं उनके अंदर, तो एनजीओ उनको उत्साहित करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, उनको आगे बढ़ाती है। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप अपना काम करिए, हम आपके साथ हैं, जो भी समस्याएं होंगी हम मिलके लड़ेंगे। तो ये क्या काम कर रहा है? उनको इनकरेज कर रहा है। और इनकरेज करने के साथ साथ केवल हम जोश थोड़ी दे देंगे, इनकरेज थोड़ी कर देंगे। जहां जहां उनको लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, लीगल असिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? उनको कानूनी दांवपेच नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं जान रहा है कस्टमर कि यहाँ पे कैसी कैसी लीगल चीजें हो सकती हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो वहां पे उनकी हेल्प, असिस्टेंस का मतलब हेल्प, लीगल तौर पे भी उनकी हेल्प कौन करता है? एनजीओस करती हैं। नेक्स्ट, कई बार कस्टमर खुद से कंप्लेन फाइल नहीं करता है, तो कंप्लेन फाइल करता है कंज्यूमर के तरफ से, यानी फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर की तरफ से कंज्यूमर के लिए वो क्लेम कर सकता है फाइल। अच्छा कई बार कंज्यूमर नहीं करता लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में घूम रहा है, गड़बड़ है, तो ऐसी कंडीशन में जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो पूरी जनरल पब्लिक की तरफ से भी कंप्लेन करता है एनजीओ। तो देखिए दोनों पॉइंट सिमिलर है, बट यहां कंज्यूमर और यहां जनरल पब्लिक है। तो कई बार कंज्यूमर इंडिविजुअल है तब भी वो कंप्लेन फाइल करेगा, कई बार एज ए ग्रुप की बात करेंगे तब भी जनरल पब्लिक के लिए ये कंप्लेन फाइल करता है। और मेरी तरफ से एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए, बोर्ड्स के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये रहा मेरा लास्ट मैसेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, उम्मीद करते हैं बोर्ड्स में आप काफी अच्छे मार्क्स लाएंगे। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
जय हिंद।